नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे स्टारलिंक की। एलन मस्क की स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही भारत में ऑपरेटिंग लाइसेंस मिलने वाला है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अब मिनिस्टर साहब ने और क्या क्या बातें कही हैं, स्टारलिंक के लिए सारे प्रोसेस पूरे हो गए हैं या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे भारतीय यूनिकॉर्न कंपनियों की। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन कंपनियों को काफी उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है। ओला, फार्मेजी, अनअकैडमी, चार्ज20 के रेवेन्यू में पिछले साल की तुलना में काफी कमी आई। क्या है पूरा मामला, ग्रोथ में क्यों आ रही है कमी, जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की। इन्होंने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर निवेशकों को अलर्ट किया है। इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट आने वाली, क्रैश आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा कहने के बाद क्या चेतावनी देते हुए नजर आए रॉबर्ट कियोसाकी, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विसेज शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट लाइसेंस देने का फैसला कर लिया है। कुछ हफ्ते पहले ही सरकार ने कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था। स्टारलिंक पिछले 3-4 साल से इस लाइसेंस का इंतजार कर रही है। अब आखिरकार उसे यह लाइसेंस मिल जाएगा। कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा रखी गई नई शर्तों को मानने और कानून के अनुसार फीस भरने के लिए भी तैयार हो गई। सर, अब भारत में 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, वो भी सीधे सैटेलाइट से। अब देखिए कब से शुरुआत होती है स्टारलिंक की सर्विसेज की, क्योंकि फाइनल अप्रूवल अब बिल्कुल मिलने की कगार पे है कंपनी को। और ऐसे में माना ये जा सकता है कि इस साल के अंत तक या अगली साल की शुरुआत तक भी स्टारलिंक की भारत में सर्विसेज शुरू हो सकती हैं। अब 840 में आएगा या 640 में आएगा, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जो कॉस्ट है यानी फिक्स्ड असेट जो लगेंगे, जो किसी भी शख्स अगर कोई ख़रीदता है तो जो फिक्स्ड उसके इक्विपमेंट्स आपको लेने हैं उसका 28,000, 30,000 रुपये या 32,000 रुपये की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, उस पर क्या सब्सिडी देगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में जिनके हमको उत्तर मिलते जाएंगे जी। लेकिन कुल मिला के इतना तय है कि स्टारलिंक की इंडिया में एंट्री अब तकरीबन तय है। दूसरी चीज़, इस मार्केट में अब एक नई जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें नई एक वॉर शुरू हो सकती है, एक जंग शुरू होने के आसार हैं, जो कि कंपटीशन केवल ग्राहक हासिल करने तक सीमित नहीं रहेगा, वो प्राइसिंग का भी एक कंपटीशन शुरू हो सकता है। विशाल जी सर, नेक्स्ट सवाल मेरा है कि क्यूपर, अमेजन की जो क्यूपर है वो भी इस लिस्ट में शामिल होती हुई दिख रही है। अब उस मामले को भी अगर आप समझाना चाहें तो, क्योंकि आफ्टर दैट अब तो मुझे लग रहा है कि क्यूपर का ही है। नहीं, क्यूपर का ने मांग की है कि जैसा स्टारलिंक को आपने लेटर ऑफ इंटेंट दिया है या इनिशियल अप्रूवल दिया है, वैसा ही हमको भी दिया जाए। हम लंबे वक्त से इसका 2-2.5 साल से डिमांड कर रहे हैं। तो दो कंपनियां ये तकरीबन एक तरह से मान लीजिए कि आप भारत के सेटकॉम मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन असली जो सवाल है वो ये पैदा हो रहा है कि जो मौजूदा या जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, जैसे जियो है, वोडाफोन आइडिया है और आपका तीसरी आपकी जो ये है रिलायंस जियो, तो ये इनका क्या रुख रहता है, ये इस कंपटीशन को किस तरह से बीट करेंगे। और इस बारे में जो ट्राई पे एक तरह के आरोप लगाए गए हैं या कहा गया है, जो COAI की जो चिट्ठी है, जो आपका इनका सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, उसमें ये कहा गया है कि जो नेटवर्क की जो नीलामी न करके नेटवर्क को एलोकेट करने की जो बात है वो एक तरफा है, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार नहीं करती और टेलीकॉम सेक्टर में। उसमें ये भी बात कही गई है कि जो इनिशियल जो तर्क था वो ये था कि गांव देहात दूर दराज के लोगों को इसके ज़रिए टेलीकॉम सर्विसेज से जोड़ा जा सकेगा। लेकिन जब ये 800-850 रुपये में प्लान लेके अगर आती है स्टारलिंक, तो इसका मतलब ये है कि जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं इनके सामने एक एग्जिस्टेंशियल खतरा जो है पैदा हो सकता है। जी
तो कुल मिला के मामला यहाँ पे अब आ गया है कि सेटकॉम वर्सेस टेरेस्ट्रियल जो नेटवर्क हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं, उनकी जंग क्या शक्ल लेगी और ये उनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी कर सकती हैं। नहीं सर, निपटने की तैयारी इन लोगों की तो जो होगी देखा जाएगा, लेकिन ये स्टारलिंक का जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है। ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही आऊँगा और 10 मिलियन यानी जो 1 करोड़ कस्टमर तक जो अपनी रीच है उसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे तो लगता है कि सर खलबली मचना एकदम स्वाभाविक है। बिल्कुल, खलबली मचना इस पूरे सेक्टर में खलबली मची भी हुई है। एक तरफ प्राइसिंग को लेके स्थितियां पेचीदा हो सकती हैं, यानी वहाँ पे प्राइसिंग वॉर छिड़ सकती है। दूसरी तरफ कंपनियों की कोशिश ये है कि इसी साल की दूसरी छमाही में हम अपने आरपू किराए बढ़ाए जाएं। आरपू बढ़ाने को लेके है। वोडाफोन आइडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अगर उसको मार्केट में टिकना है तो वो अपने किराए न बढ़ाए। तो वोडाफोन आइडिया किराया बढ़ाएगी और जो बाकी जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि दूसरी छमाही में यानी दिसंबर में कंपनियां किराया बढ़ा सकती हैं। 220-230 रुपए के आरपू के लिए रिलायंस जियो का और आपका वोडाफोन आइडिया का एक संघर्ष है और 300 रुपये के लिए संघर्ष है आपका एयरटेल का जो 245 के आरपू पे है। तो आरपू के जरिए अपने मार्जिन निकालना और एक बड़ा रेवेन्यू हासिल करने की इन सब कंपनियों की कोशिश है और उसको पलीता कौन लगा सकता है? उसको पलीता लगा सकती है स्टारलिंक या कुइपर जैसी कंपनियां, जो कि अगर सस्ता उतार देंगी प्लान तो वो बहुत पेचीदा या बहुत मुश्किल भरा मामला हो जाएगा इन कंपनियों के लिए। लेकिन अगर प्राइस वॉर छिड़ती है तो बड़ा फ़ायदा कंज्यूमर्स को जरूर हो सकता है। अब सर इस कहानी में ट्राई को भी लाते हैं। ट्राई ने कहा सर कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों से शहरी यूज़र्स से मंथली चार्ज 500 रुपये रखने की सिफारिश की गई है। तमाम तरह की और भी बातें कही जा रही थी। वो मामला क्या था वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, उसमें तो देखिए रूल सेट किए जा रहे हैं अभी कि जो सेटकॉम प्लेयर्स आएंगे उनके लिए आखिर नियम और शर्तें क्या हो सकती हैं। उसमें अब एक चीज़ ये है कि आपका 4% आपका AGR रहेगा इनसे, 5 साल बाद उसकी समीक्षा होगी। फिर आपका स्पेक्ट्रम चार्ज होगा जो कि 8% का स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज हो सकता है। तीसरी चीज़ ये थी कि जो शहरी जो कंज्यूमर होंगे या सब्सक्राइबर्स होंगे उनसे 500 रुपये पर सब्सक्राइबर एनुअली लिए जाने की बात भी इस जो ड्राफ्ट रूल तैयार हो रहे हैं उसमें कही गई है जी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए किसी तरह का इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण इलाकों में कंपनियां थोड़ा सा सस्ता कर सकती हैं अपना प्लान। जी, लेकिन सर फाइनल मंजूरी के लिए मुझे लग रहा है कि इन स्पेस से मंजूरी इनको मिलेगी तभी ये ऑपरेट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी कई चरणों में और भी मंजूरी जो अप्रूवल्स हैं वो सरकार की तरफ से होता है, MHA की तरफ से मंजूरियाँ हो सकती हैं, DOT की तरफ से होंगी, तो वो कई सारी मंजूरियाँ। लेकिन अब चूँकि मोटे तौर पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है तो अब इसमें केवल वक्त की बात है कि कब तक इनको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, तो वो एक बड़ा संकेत है। और उसके साथ ही दूसरी कंपनियों के भी आने का, यानी कुइपर जैसी का आने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। जी जी। अब स्टारलिंक के सामने सरकार की जो 3 शर्तें हैं उनको भी आप आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, पहला है कि इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर जो है वो भारत में बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाज़त होगी। और तीसरा है सर कि सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा, इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। यानी जो स्पाइंग वाला जो मामला है या प्राइवेसी वाला, एक निगरानी रखने की कोशिश है कि आप सैटेलाइट के या ऐसे फ़ोन्स के जरिए सीधा आप विदेश फ़ोन करें और जिसमें इंडिया में उसको कहीं से भी उसको राउटिंग ना हो, उस पे सरकार लगाम लगाना चाहती है ताकि जो देश विरोधी गतिविधियाँ हैं, आतंकी गतिविधियाँ हैं, इस तरह की चीज़ों को पकड़ा जा सके। तो सरकार अपनी तरफ से देखिए पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर ही किसी तरह की मंजूरी देने की उसमें है। और कंपनियों को चूंकि भारत का बाज़ार बड़ा है, एलन मस्क के लिए भी इंडिया का मार्केट उसको वो हल्के में नहीं ले सकते, तो उनको नियम शर्तें मानना उनके लिए भी तय ही बात है कि आपको माननी पड़ेंगी शर्तें। तभी टेलीकॉम सेक्टर भी रेगुलेटेड एंटिटी है जहाँ पे कि सरकार का दखल है, तो वो
चीज़ें तो हैं ही उसमें। प्रवीण सर, एलन मस्क की आपने बात की तो उससे जुड़ा एक और खबर है टेस्ला को लेकर, तो उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। टेस्ला को लेकर कहा जा रहा था कि उसकी भारत में एंट्री हो सकती है, और फिर उन्होंने तमाम जो ईवी पॉलिसी आई उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाएंगे। ये वाला मामला भी क्या इससे जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि आफ्टर ऑल एलन मस्क के लिए तो ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। एलन मस्क चाहेंगे कि अब स्टारलिंक एंट्री हो गई तो फटाफट अब टेस्ला भी पूरी तरह से मैन पावर के साथ आती हुई नजर आए। टेस्ला को लाने की बातें आ रही हैं, लेकिन वो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करना चाहती, जिसकी सरकार लंबे वक्त से कोशिश ये कर रही थी कि किसी भी तरह से एलन मस्क भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, टेस्ला की गाड़ियां भारत में बनाई जाएं। और उसमें लंबा वक्त लगा उनको जद्दोजहद करते हुए कि अब आएगी, अब नहीं आएगी, अब प्रधानमंत्री से मिले, अब नितिन गडकरी से मुलाकात हुई एग्जीक्यूटिव्स की टेस्ला के, लेकिन वो सब बात को घूम फिर के आज की जो मौजूदा स्थिति है वो ये कहती है कि टेस्ला भारत में अपने सीधे सीधे आउटलेट खोलेगी, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला नहीं करने वाली। जो नई सरकार की ईवी पॉलिसी है जो 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, उसका फ़ायदा टेस्ला को इस लिहाज से नहीं मिल पाएगा कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा रही। टेस्ला का सीधा वो है कि हम इंपोर्ट करेंगे भारत में गाड़ी और उनको बेचेंगे। क्या सब्सिडाइज्ड रेट पे बेचने की परमिशन होगी, क्या जो ट्रेड डील होगी उसमें कुछ और जो टेस्ला जैसी ईवी महंगी गाड़ियां हैं उनको क्या और रियायत देगी सरकार। तो ये सब बहुत सारे मसले हैं जो कि अब देखने होंगे। और खुद जो ट्रंप हैं वो भी कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि टेस्ला जो है वो भारत में किसी तरह का प्लांट लगाए। तो अमेरिका का एक रेजिस्टेंस तो है ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो टेस्ला हो या एप्पल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन यूनिकॉर्न्स की। बीते कई सालों से भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कम हुई। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक 2023 में भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर 67 रह गई। 2022 और 2023 में भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियां थी। 2025 की बात कर ले तो ये आंकड़ा 67 पर ही अटका हुआ है। ताज़ा अपडेट ये है कि भारत की टॉप यूनिकॉर्न कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2023 में 32% से फाइनेंशियल ईयर 2024 में धीमी होकर 5.5% हो गई। लॉस मेकिंग फर्म्स की बात की जाए तो 20 स्टार्टअप में से 14 ने अभी भी घाटा दर्ज किया है। सर क्या है पूरा मामला, आसान भाषा में आपसे समझने चाहते हैं हम लोग। नहीं, इस यूनिकॉर्न्स की जो आप कहानी बता रहे हैं, ये देश में यूनिकॉर्न्स के सामने मौजूद एक संकट की कहानी है दरअसल। और कुछ सेक्टरों के अगर आप यूनिकॉर्न्स को छोड़ दें तो बाकियों के सामने चुनौतियां भी नज़र आती हैं। अब जो इनके रेवेन्यू कमज़ोर हैं या जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े जो यूनिकॉर्न्स थे जिनका कभी नाम था, आप याद करेंगे बायजूस को 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पहुंच गई थी उसकी एक वक्त पे। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पहले की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जब 22 बिलियन डॉलर की हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी थी और अच्छा खासा नाम था। और आज आप समझिए कि NCLT में मुकदमे हैं, अमेरिका के कोर्ट्स में मुकदमे की जैसे हालात हैं। तो बायजूस सिर्फ बानगी भर है, देश का जो यूनिकॉर्न्स का इकोसिस्टम है दरअसल वो बड़ा मुश्किल हालात में दिखाई दे रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह है इन कंपनियों को मिलने वाली फंडिंग में पैदा हुआ एक जो कमी है, किल्लत है वो। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में जैसा आपने बताया कि 67-68 के लेवल पर टिके हुए नए यानी यूनिकॉर्न बन ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, एक समय ऐसा भी था, आज से 4 साल 5 साल पहले की अगर आप तस्वीर देखिएगा, हम लोग रोज़ स्टोरीज भी करते थे, उस समय आदमी हर दिन खबर आती थी कि देखिए आज ये फला जो कंपनी है यूनिकॉर्न बनती हुई नजर आई। बिल्कुल, लोग जो है छाती पीट पीट कर कहते थे, लेकिन आज कोई कहने वाला नहीं है। यूनिकॉर्न सब तो मुझे लगता है कि अब लुप्त हो गया सर। बिल्कुल वही वो कहानी पूरी तरह से, मतलब एक अगर हम कहें मोटे तौर पे कि क्या यूनिकॉर्न्स का दौर जो है भारत में क्या वो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप याद कीजिए 21-22 का दौर वो यूनिकॉर्न्स का सबसे सुनहरा दौर था, जहाँ पे कि एडटेक बड़े पैमाने पर आ रहे थे। हर दूसरे दिन कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन रही थी, दुनिया भर से जम के फंडिंग मिल रही थी। अब वो सारी चीज़ें सिमटती नज़र आ रही हैं। एक बड़ा कंसर्न वैल्यूएशन का है इनका कि आखिर क्या वैल्यूएशन है। दूसरा बड़ा कंसर्न मार्केट्स का है कि मार्केट्स के हालात ख़राब हुए तो कंपनियां या तो मार्केट में आई नहीं, जो लेके आई अपने
बहुत सारे देख लीजिए, उनके अगर शेयरों की कीमत देखेंगे तो वो अपने जो इश्यू प्राइस था या जो आईपीओ का प्राइस था उससे भी नीचे हैं, 40-40, 50-50% नीचे शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो यूनिकॉर्न्स के या स्टार्टअप्स के जो पूरा का पूरा जो एक ग्रोथ की और जो एक उनका जो बबल था, बेसिकली क्या बबल वो बस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखिए कहाँ पे कौन से सेक्टर के यूनिकॉर्न अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो सेक्टर के हैं जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। जैसे आप ड्रोन्स के देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में है लेकिन ड्रोन्स के मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं प्रवीण सर, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे क्रेड के रेवेन्यू की हम बात करें तो 251% से साल दर साल आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें गिरावट है, तगड़ी गिरावट है। 251% से गिरकर 67% पर आ गया है सर। रेजर पे की बात की जाए 54% से इसका जो रेवेन्यू है वो गिरकर 8.4% के आसपास आ गया है। ओला, फार्मीजी, अनअकैडमी, चार्ल्स बीज, पिछले साल की तुलना में अगर इनके रेवेन्यूज़ की बात की जाए सर तो गिरावट ही है। और जेप्टो एक ऐसा एक्सेप्शन मुझे लग रहा है सर, जो क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न है, उसने हालांकि अपने रेवेन्यू को डबल किया है, 120% का राइज है। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं समझ पा रहा हूं सर तो अब यूनिकॉर्न्स की जो प्रायोरिटी है वो बदलती हुई दिख रही है। क्या है वो बदलाव, वो आपसे हम समझना चाहेंगे। नहीं, जेप्टो जैसे देखिए, जेप्टो जिस सेक्टर में है और उसको हम लोगों ने आज भी हम डिस्कस कर रहे थे उसको कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि भारत का जो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट है उसमें जेप्टो है। और दूसरी बात यह है कि जेप्टो अंधाधुंध कैश भी बर्न कर रही है, ये भी हमको याद रखना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो एक तो क्विक कॉमर्स का सेगमेंट इस वक्त इंडिया के सबसे तेज़ी से ग्रोथ करते हुए सेगमेंट्स में से है, जैसा कभी हमने एडटेक में देखा था। तो वहाँ पे जेप्टो की ग्रोथ दिखाई दे रही है, ब्लिंकिट की भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इंस्टामार्ट को लेके भी 3 कंपनियों को लेके मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम से कम 2-3 कंपनियां इस सेक्टर में अच्छे से ग्रोथ कर सकती हैं भारी कंपटीशन होने के बावजूद। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि क्या इनके कारोबार लंबे वक्त तक टिकने लायक हैं। एक मसला ये भी हुआ कि कोई रियल कारोबार नहीं है और आपकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच गई, आपकी $6 बिलियन है, किसी की $10 बिलियन है और कारोबार आप देखेंगे तो वो जीरो है। तो रियल बिजनेस कुछ है नहीं, आपको इधर से उधर से विदेश से अलग अलग राउंड में आपको फंडिंग मिल रही है, आप उसमें कैश बर्न कर रहे हैं, धंधा क्या है क्या नहीं वो पता नहीं है। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से पूरे के पूरा जो भारत का जो स्टार्टअप्स है या जो यूनिकॉर्न्स का जो पूरा सिस्टम है, माहौल है, उस पर सवाल या निशान पैदा हो गए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल पैदा हो गए हैं जी। बायजूस जैसा अगर इतना बड़ा स्टार्टअप या यूनिकॉर्न अगर बैठता है और कई तरीके की खामियों के चलते बैठता है तो फिर वो सवाल पैदा हो जाते हैं। नहीं सर, जैसे आपने क्विक कॉमर्स का उदाहरण दिया, उसके बाद आप जेप्टो का भी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने बायजूस की बात की, तो एक और केस को भी हम लेना चाहेंगे सर, अनअकैडमी के। इसके को फाउंडर गौरव मुंजाल साहब हैं। इनका कहना है कि हम 1400 करोड़ रुपए का कैश बर्न करते हुए दिख रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं चली। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उस कैश बर्न को कम करके 300, उसके बाद देखिए आगे वाले साल में आने के बाद 100 करोड़ के आसपास लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि मान लीजिए एक बिजनेस मॉडल खराब हो सकता है, मान लीजिए बायजूस बैठ सकती है, लेकिन सर बायजूस के ही धंधे में अनअकैडमी भी थी, ये भी यूपीएससी की कोचिंग देते थे, तमाम तरह की जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स थे उसके माध्यम से लोगों को सर्विसेज देने का काम करते थे। ये सभी लोग जो कोविड के समय राइज किए वो बैठते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए स्टार्टअप्स की एक जो परेशानी रही वो एक दूसरे की नकल रही। नकल किस चीज़ की, मैं बताता हूँ आपको। नकल इस चीज़ की कि इनमें से ज़्यादातर ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि हमको प्रॉफिटेबल होना है। इन सब की कोशिश थी एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन पहले करना है, प्रॉफिटेबल होंगे तब देखा जाएगा जी। फंडिंग आ रही है, कैश को बर्न करना है, कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस है। अब कैश आप बर्न करते करते उस कगार पे आ गए जहाँ पे कि कैश ही नहीं बचा, तो फिर धंधा भी नहीं बचा। यानी आप कब तक, चाहे बहुत सारे जो आपके क्विक कॉमर्स में भी हैं जिनको लेके सवाल है, फ्लिपकार्ट के को लेके जैसे खबर आई कि जो 6 मिनट की या 10 मिनट की जो डिलीवरी है उसमें उसको लंबा चौड़ा कैश बर्न करना पड़ रहा है। कंपनी अब उससे निकलना चाहती है, कंपनी अब एक्सपेंशन उसमें नहीं करना चाहती, बहुत लिमिटेड शहरों में, लिमिटेड इलाकों तक ही अपने डार्क स्टोर्स और पूरा धंधा रखेगी। और आप 6 महीने पहले देख लीजिए, पूरा का पूरा क्विक कॉमर्स को लेके ये था कि यह इस धंधे में जो चूक गया तो वो तो सब कंपनियां फोमो की शिकार थी
कि हम तो मिस आउट हो गए इस पूरे बिजनेस में, अब इसको कैसे स्केल अप किया जाए, कैसे इसमें अपनी पैठ बनाई जाए। अब निकल के आ रहा है कि साहब इतना 50% 60% का आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसके पीछे आपका पूरा का पूरा कैश बर्न आउट है। तो कैश को बर्न करके लॉसेज उठा के आप कब तक किसी बिजनेस को चला सकते हैं, ये सवाल जो बुनियादी सवाल है। कभी जब धंधे खड़े होते थे भारत के जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, जब वो खड़े हुए तो उनको डे वन से प्रॉफिट के उस पे खड़े हुए कि प्रॉफिट लोन है नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर लोन, और पूरा बिजनेस अपने कैपिटल से चलाया तो उसको प्रॉफिटेबल उसकी पहली शर्त थी। अब स्टार्टअप्स की आखिरी शर्त प्रॉफिटेबल होना है। अब तो खैर समझ में आ गया, लेकिन 21-22 के दौर में देखें तो कभी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी ये सवाल ही नहीं था किसी के सामने। जी जी। और तभी ये जब मसला हुआ कि 2150 रुपये पे पेटीएम का आईपीओ आया, और अब आप उसका प्राइस देख लीजिए, जिन लोगों को आईपीओ में पैसा, जिन लोगों को शेयर मिले पेटीएम के, वो आज तक तड़प रहे हैं कि अब उनका होगा क्या। सर विदेशी फंडिंग जो उन्होंने उनको किया गया था, जो विदेशी फंडर थे वो रोते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि सॉफ्ट बैंक, माफ कीजिएगा, सॉफ्ट जापान के सॉफ्ट बैंक को जो झटका पेटीएम में लगा तो उनकी हालत तो मासातोशी योन जो है वो ही जानते होंगे। लेकिन सर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसके रिपरकशंस जो हैं वो बहुत गंदे और ऐसा नहीं है कि बिना कैश बर्न करे बिजनेस खड़े नहीं हो सकते। आप सोचिए, अमूल का बिजनेस देखिए, बिल्कुल ठेठ देहाती, बिल्कुल सहकारी लेवल पे शुरू किया गया बिजनेस, और उसका आप स्केल देखिए, उसकी आप क्वालिटी देखिए बिजनेस की अमूल का। एक दिन अगर अमूल का दूध नहीं आए तो इलाकों में हलचल मच जाती कि आज दूध नहीं आया, क्या प्रॉफिटेबल नहीं अमूल। लेकिन तो, सर दूसरा पक्ष ये भी है कि इसके जो रिपरकशंस हैं, जो नए बिजनेस चलाने वाले हैं, कोई आईआईटी का पास आउट है, कोई आईआईएम का है, कोई एमआईटी का पढ़ा हुआ है, कोई जो है हार्वर्ड के बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग हैं, नए इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और उसके बाद सारा बिजनेस कैश के बर्नआउट पर टिका हुआ है। नहीं सर, आपने इस बात को छेड़ा है तो मेरे पास आंकड़े हैं। 80% यूनिकॉर्न फाउंडर जो हैं वो इंजीनियर हैं। इनमें से 140 जो हैं आईआईटी ग्रेजुएट हैं, और 64 जो हैं टियर 1 बी स्कूल से आते हैं। बी स्कूल यानी बिजनेस स्कूल। टियर 1 में मतलब आपके आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोलकाता जैसे हो गए। और 73% लोग की ये पहली कंपनी है उसके बावजूद। और उसके मुकाबले जिनको हम लाला कंपनियां कहते हैं, आप उनका मैनेजमेंट देख लीजिए, डे वन से प्रॉफिटेबल होकर चलते हैं। तो एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस, या लाला कंपनी नहीं भी कहें, हम कहें अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन को देख लीजिए, स्केल पे बिजनेसेस हैं और सारे प्रॉफिटेबल हैं, कोई कैश बर्नआउट नहीं, किसी तरह का डिस्काउंट नहीं। बहुत अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ी तो उस तरह के, और क्रिटिकल बिजनेसेस में मौजूद हैं जहाँ पे कि हैवी कैपिटल लगा के आपको अर्निंग होती है। तो वो जो श्योर शॉर्ट बिजनेस करने की जो कला है, जो ट्रेडिशनल, वो अलग है, और इनका पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, और उसमें ही ये पिटते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन प्रवीण सर, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की बात हो रही है तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इसके रिपरकशंस देखिए, किराना स्टोर्स पर जो आती है, आप जो ब्रिक एंड मोर्टार की बात करते हैं, उनके जीविकोपार्जन पर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। तो इनकी एक तो खुद ये डूब रहे हैं, कैश बर्न कर करके खुद ही अपनी लुटिया डुबा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जो ब्रिक एंड मोर्टार वाले लोग हैं उनका कैसा चलेगा सर? उसको लेके हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, किराना दुकानों का मसला हो, हम बार बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनके आर्थिक हालात कैसे हैं, उनको किन कंडीशंस में काम कराया जा रहा है, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आप आईआईटी इंजीनियर हैं, आप आईआईएम से पास आउट हैं, और आप किस तरह का क्वालिटी जॉब जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। जिस चीज़ को लेके सोचिए, खुद पिछले साल के आखिर में संभवतः, अगर मुझे ठीक से याद है, तो खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बयान दिया था, जिसको लेके बाद में बहुत सारा उनका क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन क्या उनकी बात गलत थी उस पॉइंट पर? जिसको देखो वो फूड डिलीवरी बिजनेस में घुस गया है। आपने इधर से उधर से सारे के सारे जो आस पड़ोस के रेस्टोरेंट हैं उन सबको लिस्ट कराया, अपने यहाँ राइडर जोड़े और फूड डिलीवरी बिजनेस चालू करो। इसके अलावा दूसरा कोई हाईटेक बिजनेस नहीं, किसी तरह का ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स आप क्रिएट कर पाएँ, अच्छा वर्कफोर्स आप एम्प्लॉय कर पाएँ, जो काम की क्वालिटी है
वर्कफोर्स की वो बेहतर हो। नहीं, उन्होंने तो एक कंपैरिजन भी दिखाया था चीन वर्सेस इंडिया की। वहाँ लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको जो कैमेलिया में जिन लोगों ने घर ले लिया उन्होंने उसकी बड़ी बुराई की थी। खैर चलिए, वो बहस बड़ी है और लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी की। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर से निवेशकों को अलर्ट किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जो तेजी से वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने लिखा, ऐसा मत कहो कि मैंने किसी को चेतावनी नहीं दी है, जैसा कि मेरी बुक रिच डैड्स प्रोफेंसी में भविष्यवाणी की गई। इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट आने वाली है। मुझे डर है कि गिरावट का समय अभी है और इस गर्मी में भी जारी रहेगा। दुर्भाग्य से लाखों लोग, खासकर मेरी पीढ़ी के बूमर्स, स्टॉक और बॉन्ड मार्केट के क्रैश होने पर खत्म हो जाएं। प्रवीण सर, कहाँ पैसा बनेगा इनके हिसाब से फिर? नहीं देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी आजकल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। दुनिया भर में सुर्खियों में, न सिर्फ भारत में। वो आफ्टर शंकर शर्मा भी जोड़ दीजिए। एक्स पे जो लिख देते हैं फिर वो उसके बाद फिर सारी जगहों पे सुर्खियां बनता हुआ दिखाई देता है। अब उन्होंने नई चेतावनी दे दी और कह दिया यही गर्मियाँ। फिर मत कहना कि बताया नहीं, जो जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं था। तो वो वही बात कह रहे हैं कि मैंने आपको चेता दिया है, अब आप देख लो सबसे बड़ा जो क्रैश है। और बार बार इस बात को वो कहते हुए आ रहे हैं कि सबसे बड़ा क्रैश अब बिल्कुल सामने है। अब उन्होंने कह दिया कि इन्हीं गर्मियों में है। तो ये एक बड़ा खतरा है। वो एक बात और भी कह रहे हैं कि पैसा जो गंवाने वालों की तादाद बढ़ने वाली है, और ख़ास तौर पर जिनकी उम्र दराज हैं या जो पुराने निवेशक हैं उनके लिए, लेकिन सर प्रवीण आने वाले वक्त में वो बहुत लंबा चौड़ा पैसा गंवा सकते हैं जिस तरह के हालात हैं। जी, लेकिन सर उनकी भविष्यवाणी को अगर मैं डिकोड करूं या चेतावनी कहिए, तो सही भी बैठती हुई दिख रही थी। चांदी का देखिए सर, आज 1,01,000 किलो प्रति किलो के आसपास बिक रही है। गोल्ड देखिए ऑल टाइम हाई। चांदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो 60% लो पे है अपने ऑल टाइम हाई से, और 2025 में ही 3 गुना हो सकता है चांदी का दाम। तो ये एक बड़ी मतलब इतने बुलिश रॉबर्ट कियोसाकी चांदी पर क्यों हैं, सिल्वर पर क्यों हैं? ये कमोडिटी एक्सपर्ट से भी मेरी चर्चा होती रहती है सर, तो वो भी कहते हैं कि नाउ सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। ये ऐसी बातें कही जाती है क्योंकि उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि जो सिल्वर का जो इस्तेमाल है विशाल, वो बहुत सारे चीज़ों में होता है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने में, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, चिप्स बनाने में, और तमाम जगहों पर उसके इस्तेमाल होते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सर न्यू एरा जो है सेमीकंडक्टर्स का है, चिप्स का है, तो इससे में उसकी जो डिमांड है वो अधिक हो सकती है। नहीं, लेकिन क्या वो इसी साल इतनी अधिक हो जाएगी कि 3 गुना दाम हो जाए? तो ये जैसे गोल्ड के दाम थे, इस साल शुरुआत से अब तक गोल्ड बढ़ा, 24-25% गोल्ड की कीमतों में इजाफा हुआ हमने देखा। लेकिन उसके बाद अभी गोल्ड में फिर हम एक ठहराव देख रहे हैं। हालांकि अभी भी प्राइसेस जो है वो बहुत हीटअप लेवल पे कही जा सकती है गोल्ड की कीमतें। अब सिल्वर को क्या चीज़ ड्राइव करेगी? क्या डिमांड आउट ऑफ सडन इतनी बढ़ने वाली है? एक चीज़ जो चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ऑटो कंपोनेंट हो, चाहे आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स हों जी, वैसी डिमांड तो उससे ज़्यादा कॉपर की है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या दुनिया भर में अनसर्टेनिटीज़ इतनी ज़्यादा रहने वाली हैं जिसकी वजह से कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऊपर होंगे जी। ये एक बड़ा मसला हो सकता है कि अगर जंग छिड़ी, कुछ बड़े घटनाक्रम हुए रूस यूक्रेन की जंग में या और कहीं दुनिया के हिस्सों में, तो क्या उससे सिल्वर की कीमतें ड्राइव होंगी? क्या जो 60% गिरावट अभी तक है जो हाई से अपने टॉप से, और अब उसमें बढ़ोतरी इतनी आएगी कि दाम 3 गुने पे पहुंच जाएंगे? $35 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में अगर सिल्वर है, तो आप समझिए कि क्या $105, $100 के ऊपर निकल जाएगी क्या सिल्वर? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। किन बेसिस पे, किस बुनियाद पे डरा जरूर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, लेकिन फिर हम देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है अभी जो ये कह रही है कि साहब ओवरवेट है इंडिया पर, भारत पे ओवरवेट है, अगला वक्त भारत का, अमेरिका की इकोनॉमी डाउन होगी तो पूरा पैसा निकल के इमर्जिंग इकोनॉमीज में आएगा, भारत उसमें शामिल है। तो क्या क्रैश किन मार्केट्स में आना, क्या भारतीय बाजार उतने रेजिलिएंट हैं कि वो उसको टिक सकते हैं? और गिरावट के मुख्य जो है वो वजहें होंगी क्या? क्या टैरिफ अकेला ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से अमेरिकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर जाए और फिर मार्केट्स में बड़ा फॉल हम हमें देखने को मिले?
नहीं सर, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जिस तरह से कहा जा रहा था या देखने को भी मिल रहा था सर कि अमेरिका और चीन के बीच में भी बात बनती हुई दिखेगी, लेकिन फिर से देखिए चीज़ें जो हैं डिरेल होती हुई नज़र आ रही। वो कह रहे हैं कि अब ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अब जो ट्रेड डील है वो लंबे खीर साबित हो सकती है। नहीं तो अभी तो 90 दिन के लिए दोनों देशों में पॉज है। दोनों देशों में 115% का दोनों देशों ने रिडक्शन कर लिया अपने टैरिफ में। एक 30% पे आ गया, दूसरा 10% पे आ गया है। तो क्या दोनों देशों के बीच में तनाव किसी दूसरी चीज़ों को लेके बढ़ सकता है? क्या जंग जैसे हालात हो सकते हैं जिसको लेके कि बार बार अमेरिका चेतावनी दे रहा है, चीन के स्टूडेंट्स पे वीज़ा रिवोक किए जा रहे हैं अमेरिका में। तो बहुत सारी चीज़ें और अनसर्टनिटीज़ अभी इतनी ज़्यादा हावी हैं कि किसी एक एक्सपर्ट, किसी एक जानकार की राय को अंतिम राय क्या माना जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब इन्वेस्टर्स के लिहाज से या जब हम जो सेविंग करने वाले लोग हैं उनके लिहाज से जब हम बात करते हैं तो हमको बहुत सारी आँख कान अपनी खुली रख के चीज़ों को देखना पड़ेगा। और अगर हम मान लीजिए रॉबर्ट कियोसाकी की बाकी बातों को देख लें, भारतीय केवल अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप देख लीजिए इकोनॉमी के नंबर्स देख लीजिए, जीएसटी के नंबर्स देख लीजिए, महंगाई के नंबर्स देख लीजिए, और फिर आप देख लीजिए कि आरबीआई का भी रेट कट होने वाला है या 2 रेट कट हो चुके हैं, एक और रेट कट होगा। ये चीज़ें पक्की हैं, तकरीबन तय हैं। रूरल कंजम्पशन रिवाइव कर रहा है आपका। सरकार ने जिस तरह के इंसेंटिव दिए हैं, चाहे टैक्स के फॉर्म में देख लीजिए, फिर जीएसटी के रेट रेशनलाइजेशन को लेकर चर्चा होने वाली है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। तो क्या इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ भी मैं जोड़ दूं, क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है सोने को लेकर। सोना चूंकि बहुत प्रिय है लोगों के लिए, कहा है कि चरम पर है सोना, यानी अपने पीक के आसपास है। वहाँ से कितने फीसदी के फॉल की भविष्यवाणी? 15% के लगभग की। सर बड़ा सस्ता हो जाएगा फिर आदमी 15% गोल्ड। फिर सवाल ये आ जाता है कि आखिर 15% गोल्ड सस्ता होगा क्यों? दाम हीटअप हैं। वो इंडियन मार्केट्स को लेके भी था कि भारतीय बाजार बहुत ओवर वैल्यूड है। कई लोग कहते हैं, सौरभ मुखर्जी ने भी कहा है, जो आपके वो हैं मार्सलस के कि जो मिड और स्मॉल कैप शेयरों में 30 से 40% का करेक्शन इनेविटेबल है, मतलब तय है, एकदम पक्का मान लीजिए आप कि इतना गिरावट आ जाएगी इन शेयरों में। तो वो ओवर वैल्यूएशन की बातें हैं। क्या गोल्ड में ओवर वैल्यूड गोल्ड है? और गोल्ड अगर नीचे आएगा तो उसकी वजह गोल्ड का नीचे आना तब होगा जब पूरी दुनिया में एक स्टेबिलिटी नज़र आए। जब अनसर्टेनिटीज़ होती हैं तभी गोल्ड सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ चढ़ती हैं। जब मार्केट्स और सारी चीज़ें चढ़ते हैं तो गोल्ड नीचे आता है। पिछले कुछ वक्त को अगर हम अपवाद के तौर पर देख लें, जहाँ पे कि गोल्ड और मार्केट दोनों एक साथ ऊपर चढ़े, तो चीज़ें बहुत सारी हैं। इंडियन इकोनॉमी को कम से कम अगर हम देखें तो वहाँ पे तो चीज़ें थोड़ी सी मजबूत नजर आती हैं विचार। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और सभी विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9।